माकूल आदमी अब हम लोगों के सामने आ चुके हैं, वारिस पठान साहब। बताइए भाई वारिस जी, क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी इतने लोकप्रिय हैं, लेकिन 27% लोग राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं पीएम के लिए, और आप लोग दोनों को कोसते हैं। अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाए आप किधर खड़े हैं। बिल्कुल अंजना जी, देखिए, नहीं, हम तो खड़े हैं संविधान के साथ, देश के युवा के साथ, और देश की तरक्की उसके लिए हम तो खड़े हुए हैं। देश के युवा के ऊपर बात चल रही है, मैं बताऊंगा अंजना जी, देश का युवा थोड़ा सा डिस्टर्ब है, मगर उसको पता है उसको क्या चाहिए। सबसे बड़ी बात अभी जो मैं सुन रहा था यही था, बेरोजगारी। युवा को रोजगार चाहिए, वो चाहता है कि मुझे अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूट मिले जहां मैं पढ़ूं लिखूं और मुझे रोजगार मिले। मगर यहां आप दिखाइए 80% युवा सोच रहा है, बोल रहा है कि बेरोजगारी बढ़ गई है। तो प्रधानमंत्री की जितनी गारंटी थी सब तो फेल हो गई। 15 लाख ना उनके अकाउंट में आया, ना 2 करोड़ युवा को रोजगार मिलने था, वो रोजगार मिला। युवा को देखिए इससे कुछ लेना देना नहीं कि आप 6.25 लाख रुपए का एक सेल्फी पॉइंट बना दो, वहां खड़े रह के वो फोटो निकाल लेगा, मोदी जी की वाहवाही हो जाएगी, उससे उसको लेना देना नहीं है। युवा को आप बता दो 2 करोड़ सब्सक्राइबर बढ़ गए मोदी जी के यूट्यूब के ऊपर, तो उससे कुछ उसको फायदा होने वाला नहीं। हाँ, एक पॉपुलैरिटी मोदी जी की होगी, तो पॉपुलैरिटी तो डोनाल्ड ट्रंप की भी सबसे ज्यादा थी उस वक्त, मगर वो तो हार गए, बाइडेन जी जीत गए। आज का युवा समझदार है और परेशान हाल है कि क्या करे। युवा को आपके मंदिर मस्जिद इससे कुछ लेना देना नहीं। वो चाहता है कि मैं कैसा कमाऊं 2 रुपया, कैसा अपने बीवी बच्चे को पालू, कैसा अपने घर संसार को पालू। युवा ये चाह रहा है, मगर मोदी जी नहीं चाहते ये बात। मंदिर मस्जिद वाला ज्ञान कब आया आपको? नहीं, ज्ञान तो ये लोग का तो काम ही है ना। अच्छा, अरे आप जो फिलिस्तीन पर रोज भाषण दे रहे हैं हैदराबाद में, बीच चौराहे पर फिलिस्तीन पर, तो बात वहां मस्जिद की तो करते हैं असदुद्दीन ओवैसी, यहाँ पे ज्ञान दीजिए खूब टीवी पर। नहीं, सुनिए अंजना जी, मस्जिद पे ज्ञान नहीं था, वो ज्ञान था इंसानियत पे, ह्यूमैनिटी पे। हमने कहा था कि फिलिस्तीन के साथ खड़े होने के लिए आपको मुसलमान होना जरूरी नहीं है, इंसान होना जरूरी है। इंसानियत के नाते से लोग खड़े हुए, पूरा वर्ल्ड का लोग खड़े हो गए, क्रिश्चियन लोग खड़े हो गए, ज्यूज लोग खड़े हो गए, तो क्या सब मुसलमान थे? नहीं। और भारत देश का युवा तो और समझदार है, उसको पता है कि नहीं वाकई के अंदर अगर गलत हो रहा है तो गलत की आवाज उठाएगा वो। और अब ये नहीं सोचिए पॉपुलरिटी है 48% मोदी जी के सब पॉपुलरिटी हो गई तो उनको वोट मिल जाएगा, नहीं। युवा अब उसी के साथ जाएगा, उसी को वोट देगा जो युवा को लगेगा कि मेरे फ्यूचर के लिए काम कर सकते हैं। सिर्फ गारंटियों में, झूठ में, यही जवाब लेते हैं सबका साथ, सबका जो संजय निरुपम जी ने नंबर कोट नहीं चलने वाला देश। ठीक है कि 22 करोड़ लोगों ने नौकरियों के लिए अप्लाई किया, जिसमें से 5 या 6 लाख कोई नौकरी दे पाए। इसके बाद ये जवाब दे दें, मैं आ रही हूँ संजय जी आपके पास। इसके बाद देखिए, जिस प्रकार बेरोजगारी बहुत बड़ा इशू है। देखिए, मैं अभी ये जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर पता है कहां था? राजस्थान 20% अबव 1 ईयर, और सबसे कम बेरोजगारी दर मध्य प्रदेश 2%। ये सीएमआई का डेटा है, जिसको मैं नहीं मानता, मैं तो एनएसएस के डेटा को जाता हूं, परंतु इनका डेटा ये कोट करते हैं तो मैं आपके सामने रख रहा हूं। दूसरी बात देखिए, अब जो वारिस पठान जी ने कहा, मैं देखिए युवाओं के विवेक पर, मेरी जो एज के लोगों के विवेक पर ना शक करना बंद कीजिए। हम मिलेनियल या जेनजी जरूर है, परंतु आप 18 से 22 वाले नहीं है। नहीं, 18 से 22 वाले नहीं है, परंतु सबसे कम उम्र वाला तो मैं ही हूं ना यहाँ पर। तो मैं मिलेनियल हूं और बाकी हमारे जो जेनजी है, आप तो मिलेनियल और जेनजी दोनों में से नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब देश में 2014 में 380 मेडिकल कॉलेज थे, आज 700 मेडिकल कॉलेज है। जब 97% इंक्रीज एमबीबीएस की सीट्स में हुआ, जब 100% इंक्रीज हुआ है पीजी सीट्स में, जब आज 700 यूनिवर्सिटीज बना दी गई है, जब केवल स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात नहीं कर रहे, डिजिटल के इकोसिस्टम की जब बात करते हैं, तो 300 रुपया यूनिट पर जीबी यूनिट था और आज 9 रुपए प्रति जीबी हो चुका है, जिसकी वजह से इकोसिस्टम आगे बढ़ चुका है। तो मुझे लगता है कि इन चीजों से जिस प्रकार का प्रभाव पड़ा है, और देखिए मंदिर मस्जिद की बात तो वारिस पठान ले आते, एक आंकड़ा देने दीजिए। काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद अंजना जी, वहां का टूरिज्म फुटफॉल 68 लाख से 13 करोड़ हुआ, जिससे कि टूरिज्म सेक्टर में 45% ग्रोथ इन इनकम हुई और 34% ग्रोथ इन वहां पर जो अपॉर्चुनिटीज है वो हुई। तो ये किसको लाभ पड़ा? इसीलिए मैं कहता हूं कि युवाओं के विवेक पर, और देखिए आपने कहा कि विकल्प कोई नहीं है अंजना जी, टीना, ये जो अंग्रेजी पत्रकार है इसको टीना फैक्टर कहते हैं, टीना, देयर इज नो अल्टरनेटिव। मैं बोलता हूं अब वो बहुरानी का नहीं, दूसरी बहुरानी का नाम चल रहा है, टीना नहीं नीता हो चुका है। नरेंद्र इज द ऑल्टरनेटिव। टीना, आप समझी नहीं मेरा? नहीं, थोड़ा सा मैं, किसकी बहुरानियां हैं?
टीना और नीता, आप समझी नहीं, चलिए, आप वेरी इनोसेंट है। एनीवेज, तो टीना से आज नीता हो चुका है। नीता का मतलब है नरेंद्र इज द ऑल्टरनेटिव। इसका मतलब यह है कि अगर समस्या भी हो, देश में समस्या है, परंतु उसका निदान कौन दे सकता है? वो नरेंद्र मोदी है, क्योंकि उस जिंदगी उन्होंने जी है और उनके अंदर वो कटिबद्धता है 24/7 काम करने की। संजय जी जवाब दीजिए। ये जो बोल रहे हैं कि प्रतिबद्धता है, पिछले 10 वर्षों से, लगभग 10 वर्षों से इनकी सरकार है, और मैं फिर से कह रहा हूं, जोर दे के कर रहा हूं कि इस समय बेरोजगारी सबसे बड़ा प्रश्न है। सिर्फ 22 करोड़ और 7 लाख का मामला नहीं है, 10% की रेट से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है इस देश में। पूरा अनएम्प्लॉयमेंट जो टोटल है इस समय 40% से ज्यादा है। अब इन आंकड़ों को झुठलाने के लिए ये फर्जी आंकड़े लेकर के बोलते रहिए, शुतुरमुर्ग की तरह अपना चोंच रेत में डाल करके बैठे रहेंगे, डिनायल मोड में रहेंगे, तो उससे ठीक है आप थोड़ी देर के लिए लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, झांसे में डाल सकते हैं, लेकिन अंततः आपकी सरकार के खिलाफ एक माहौल बन रहा है, इस बात को आप स्वीकार कर लीजिए। नरेंद्र मोदी की सरकार को सत्ता में आए 10 साल हो गए, 10 साल में लगभग 20 करोड़ लोगों को रोजगार देना था। आज हालात यह है कि सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, और उसके बाद ये प्रतिबद्धता और कमिटमेंट की बात करते हैं। ये सब फर्जी बातें हैं। तो इन फर्जी बातों पर हमारा कोई मतलब वो नहीं है, हम कोई नियंत्रण नहीं कर सकते, क्योंकि इतने हमने टॉयलेट बना दिए, इतने सिलेंडर बांट दिए, ये सब फर्जी आंकड़े हैं। इतने हमने मुद्रा लोन में इतने लोन दे दिए, इतने लोगों का लाइफ बन गया। सच पूछिए तो जरा बाहर निकल के देखिए ना, आप मोहल्ले में देखिए, जो प्रॉपर्टियों में जाइए, गांव में जाइए, लोगों की अवस्था बहुत खराब हो चुकी है, और ऐसी अवस्था को ठीक करने की क्षमता और ताकत नरेंद्र मोदी है। उनके पास वक्त भी है, वक्त भी है, सरकार भी है। संजय जी प्रश्न सुनिए ना, तो फिर नफरत के बाजार की बात करने के बजाय 20 करोड़ नौकरियां हम ऐसे पैदा करेंगे, ये कांग्रेस को समझाना चाहिए देश को। आप बताइए ना, 20 करोड़ नौकरियां कांग्रेस कैसे सुनिश्चित करेगी? कोई प्लान है आपके पास? 20 करोड़, हाँ, नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन निश्चित तौर पर इतना चाहूंगा कि जब देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है ना, तो रोजगार बढ़ते हैं। आपके देश में 22,000 इस समय जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस थे ना, वो बंद हो गए ये सारे के सारे छोटे छोटे कारखाने। जब ये कारखाने बंद होंगे तो रोजगार का जो अवसर होगा वो कम होगा। तो हमारी सरकार जब आएगी, कांग्रेस पार्टी की भूमिका क्या है? मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाइए, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाइए। अभी आपने क्रोनी कैपिटलिज्म शुरू कर रखा है। राहुल गांधी बार बार क्या बात कहते हैं, चंद गिने चुने उद्योगपतियों के हवाले आप सब कुछ किए जा रहे हैं, जो कि गलत है। आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ये गांधी जी कह के गए हैं। हम कांग्रेस पार्टी के हमेशा वक्त की कमी है सर, मुझे एक रिमार्क सबसे लेना है। ठीक है, आपने वैलिड पॉइंट्स बनाए, इसका जवाब मैं इनसे लूंगी। लेकिन संजय जी, 2 बड़ी चीजें जनवरी के महीने में हो रही है, जल्दी से रिएक्शन आप पे। क्या राम मंदिर निर्माण और अयोध्या नगरी का जो मतलब 360 डिग्री बदलाव हो रहा है, पर्यटन को बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बहुत सारे वहां पे होटल्स, सब चाह रहे हैं कि वहां पर अपना खोले, इन सबसे बीजेपी एनडीए को फायदा होगा? फर्स्ट टाइम वोटर्स युवाओं को अपनी तरफ करने में? महिलाओं वाला आंकड़ा भी जल्दी से दिखा दीजिए, जो आखिरी वाला आंकड़ा है। नरेंद्र मोदी के नाम पर 46% जो पुरुष है वो कहते हैं, सस्पेंस 28 का है, और महिलाओं में 45% है जो कहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे। ये आखिरी वाला आंकड़ा है, जल्दी से दिखा दीजिए। ये बताते हुए वहीं राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इन 2 बड़े मूवमेंट से ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो स्विंग हो सकता है सस्पेंस वाले? अंजना जी, कोई दोनों में संबंध, एक तरह से कह सकते हैं कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जो आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, उससे बिल्कुल एक मूवमेंट होगा। मूवमेंट मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी, और बीजेपी की तरफ इन युवा मतदाताओं का रुख और झुकेगा। तो निश्चित रूप से युवा मतदाताओं की बात करें, महिला मतदाताओं की बात करें, या अन्य आयु वर्ग के मतदाताओं की बात करें, सब मतदाताओं का झुकाव बीजेपी की तरफ और ज्यादा होने की संभावना है। जो कुछ भी अयोध्या में हो रहा है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, और अगर आप यात्रा की बात करें, उससे भी हम उम्मीद कर सकते हैं, जनता उससे उम्मीद कर सकती है। लेकिन दोनों से जितनी उम्मीद है उसमें बहुत फर्क है। राहुल गांधी भी अपनी और कुछ युवाओं को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि जब वो यात्रा पे निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से संवाद होगा, उससे भी कुछ मतदाता उनकी ओर झुक सकते हैं। लेकिन दोनों के प्रोपोर्शनैलिटी में बहुत फर्क होने वाला है।
देखिए, संजय निरुपम जी ने तो एक बार सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सर्जिकल स्ट्राइक कहा था, तो इन आंकड़ों में भी उनका विश्वास नहीं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, जब रफ्तार दुगनी हो जाती है हाईवे बनने की 11 किलोमीटर से 37 किलोमीटर, तो हाईवे कौन बना रहा है? इटली से तो लोग नहीं आ रहे। एयरपोर्ट 70 से 144 हो जाते तो वो कौन बना रहा है? कोई रोम से तो नहीं आ रहा है। और मैं इसलिए बोलना चाहता हूं, अब अयोध्या का आपने जिक्र किया, मंदिर से देखिए, मंदिर और विकास, एमएसएमई की बात कर रहे थे, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। उनको पता होना चाहिए कि मीडियम एंड एमएसएमई सेक्टर के लिए जिस प्रकार के हम लोगों ने लाखों करोड़ों के उनको फंड दिए थे, लोन लेने की व्यवस्था दी थी, आज उसकी वजह से वो बचे रहे। और विदेशों में देखो क्या हुआ उसका। और अयोध्या पे एक छोटी टिप्पणी, जब विवादित ढांचा खड़ा था, जिसमें मुझे लगता है संजय निरुपम जी उस समय तो अलग स्टैंड लेते थे, उस समय पर हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की क्या स्थिति थी? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तो नगण्य थे, उसमें हमको गोल्ड गिरवी रखना पड़ा था, हाई इन्फ्लेशन और 2 to 3% ग्रोथ रेट। आज जब राम मंदिर बन रहा है तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फ्रेजाइल 5 से फास्टेस्ट 5 में है हम लोग, हाईएस्ट एफडीआई, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और हाईएस्ट हमारी जो है ग्रोथ रेट चल रही है।